हेलो एवरीवन। ये जो ट्यूटोरियल है इसमें जो पीजीटी डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसका टायर 2 का पेपर डिस्कस करूँगा मैं। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी भी था। अब जैसे जैसे आप देखेंगे इसको पेपर को तो पता चलेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट कॉन्फिडेंस अगर आप में हो तो आप इसको ईज़िली क्रैक कर सकते थे। और ईज़ी क्वेश्चंस को मतलब जो हमारा प्लस पॉइंट है, हम उन क्वेश्चंस को अगर ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर सकें तो बाकी सब में कम टाइम लगाएं तो ज़्यादा अच्छी तरह ये सॉल्व हो सकता था। ये मेरा 2014-15 का पेपर है, जो टायर 2 का था, जो मेन पेपर था। इसी के बेस पर रैंक डिसाइड हुई थी हम सबके। तो मेरे कोई पेपर, जैसे मैं पहले ही बताया कि पेपर इजी लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी टच में था। अगर आप जेई की बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं स्कूल में, एनसीईआरटी जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी करवाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत आपका ग्रेजुएशन का कंसेप्ट भी ठीक है तो आप इस पेपर को और इजीली कर सकते थे। और उसके बाद जो भी डीएसएसबी के पेपर हुए हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं। मेरी टेक्निक ये थी, जब एग्ज़ाम में मैं गया था पहले मैं वन गो में सारे क्वेश्चंस वो टिक करता गया जो मेरे को आते थे, और उसके बाद जिस पे भी मैं अटक सकता था तो उनको मैंने डिस्कस किया। अगर मुझे ज़्यादा भी टाइम लग रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। आप भी ऐसी टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है। शुरू के जो 15 से 17 क्वेश्चन थे ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उन्हीं को पहले डिस्कस करूँगा मैं इस ट्यूटोरियल में। यहाँ लिखा है एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक्स वाई प्लेन हो गया और ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन को जब टच करेगा तो कॉमन तो ये लाइन आ जाएगी वाई एक्सिस। तो वाई एक्स मतलब बेसिकली यहाँ पूछ रहा है कि इनका जो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो उसका इंटरसेक्शन तो वाई एक्सिस होगा, यानी जो भी पॉइंट डिफाइन होगा वो वाई एक्सिस पे डिफाइन होगा। तो इसका मतलब क्या, हमें वाई एक्सिस पे पता है कि जो पॉइंट होगा वो 0, वाई कॉमा 0 की फॉर्म में होगा, यानी उसकी डायमेंशन 1 ही होगी क्योंकि एक ही पैरामीटर हमें अननोन होगा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था बी, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ बोला गया है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको पता होगा कि जिसका ए डैगर इज इक्वल टू ए हो जाता है, और यूनिटरी मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई आता है। तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको याद, एक प्रॉपर्टी पर होती है जो कहती है कि यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, जो उसकी जो कह सकते हैं आइगन वैल्यू होती है, उसका मैग्नीट्यूड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब जो आइगन वैल्यूज़ आती हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की, और वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, यानी आंसर 1 -1 इस तरह से आ सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये आयोटा वाली फॉर्म तो सारी कट की, तो डायरेक्ट ऑप्शन बचता था सी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये चलते हैं, थर्ड एक ट्रिकी क्वेश्चन था। यह कह रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1, -2 और 3 है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो आपने, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता हो कि a माइनस लैम्डा आई 0 होता है तो उसी का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि जो आइगन वैल्यू होगी उसमें मान लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो आइगन वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ a-3, या फिर मान लेते हैं हम x-3 कह सकते हैं। 0 0 0, उसके बाद यहाँ कहते हैं a+2 है, 0 0 0 और फिर a-3। तो आइगन वैल्यू जो है, इसको जो इस डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व करा, ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू है a, उसको हमने 1 -2 और 3 पुट कर दिया। तो मेरे पास बेसिकली इक्वेशन आ गई a-1 a+2 और a-3 = 0। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जो इक्वेशन आएगी वो हमारी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते, वो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करता होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स a² -a + 2a -2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास a² + a -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a-3 से, तो ये आ जाएगा a³ प्लस a² हो गया, फिर a² हो गया, फिर -2a हो गया, फिर -3a² हो गया, फिर -3 हो गया, +6 = 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a³, उसके बाद -2a² -5a + 6
आई इक्वल टू 0, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो यानी हमारे पास जो पी मैट्रिक्स होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी हमारे पास इक्वेशन होगी पी क्यू -3p² -5p + 6i = 0। अब हमें पी इन्वर्स चाहिए, तो पी इन्वर्स से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ये स्टेप बचाने के लिए लिख देता हूँ। पी इन्वर्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p², क्योंकि पी इन्वर्स इंटू पी 1 आई हो जाएगा। ये बन जाएगा 3p, सॉरी 3 नहीं, 2 होगा आई थिंक। हाँ ये 2 है, क्योंकि 1 - 3 करेंगे तो 2p हो जाएगा। और ये हमारे पास 5i हो जाएगा और प्लस 6a पी इन्वर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पी इन्वर्स मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 1/6 और सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5i - 2p - p²। तो ये हमारी इक्वेशन बननी चाहिए। तो हमारे पास 5i + 2p + 2p, यहाँ पे क्योंकि ये उधर जाएगा तो +2p हो जाएगा। 5i + 2p - p², 5i + 2p - p²। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रही है हमारी। तो अप्रोच क्या थी कि आइगन वैल्यू से का हमने यूज़ कैसे किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है, और कॉले हैमिल्टन इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी उससे हमने यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड था कि यहाँ कह रहा है कि कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन वी और डब्ल्यू उसका सब स्पेस है यहाँ पे, तो उसका कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो टी होगा वो डब्ल्यू का पार्ट ही होगा, क्योंकि उसका उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर कवर करेंगे, बट डब्ल्यू के सारे अंदर नहीं होंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन लगाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, याद भी रखना आपने। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा सकते थे। 6 क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं लीनियर डिपेंडेंट वैल्यू, अगर लीनियर डिपेंडेंट का ये सिस्टम है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार हमें पहले पता होना चाहिए लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि जिसमें अगर आपके पास ax + by + cz = 0, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो a b c की वैल्यू सारी 0 होंगी, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो a b c 0 नहीं होंगे, ठीक है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट में सब ये 0 होगा, a = b = c, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। तो हम उसी सिस्टम को लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर है, a 1 2 1 + b × x 6x + c × 3 4 2, और इसको 0 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करने पे हमारी ए बी सी की वैल्यू 0 नहीं है, ये कंफर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, अगर मैं ए को सबसे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो बन जाएगा a × 1 b × x + 3 × c = 0 पहले से। अब a को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 6b + 4c = 0। तीसरे से करेंगे तो a + bx + 2c = 0। अब आप देखो यहाँ से a + bx को मैं लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ पहली और थर्ड इक्वेशन को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, मेरे पास c की वैल्यू 0 आ गई। अब मैंने जैसे ही c की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे, तो मेरे पास 2a = -6b मिल गया, यानी a = मेरे पास -3b हो गया। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है ये इक्वेशन होल्ड करेगी, ठीक है। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में कर देता हूँ। यहाँ पर मुझसे x की वैल्यू पूछी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में कर देते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे c तो 0 है, तो a + bx = 0 हो जाएगा, और a मेरा -3b है तो -3b + bx = 0 हो जाएगा। b कांट बी 0, तो यहाँ से आ जाएगा कि x - 3 शुड बी 0, यानी x = 3 होना चाहिए, क्योंकि b 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पूछा गया था कि x की वैल्यू बताइए, तो हम कह देंगे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पता, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेसिकली हमें कोई भी ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिसमें को पुट करने पे ना, ये जैसे ये मान लेते हैं ये आपको वेक्टर्स दे रखे हैं वेक्टर्स पे, तो बेसिकली हमें देखना है कि a × sin x + b × sin² x + c × cos² x, क्या ये 0 है। अगर 0 है तो a b c 0 नहीं होने चाहिए बेसिकली। अगर 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो इनको रिलेट करता है, वो होता है cos² x - sin² x। तो अगर मैं सबको एक साइड ले जाऊँ तो ये बन जाएगा cos 2x + sin² x - cos² x = 0। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये × 1, दिस × 1 एंड दिस
इंटू -1। इक्वेशन होल्ड कर रही है और जो बाहर ए बी सी है वो नॉन जीरो वैक्टर्स है, नॉन जीरो वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम हमारा लीनियरली डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार हमें फॉर्मूले जो हेल्प करते हैं। जो 8th क्वेश्चन था अगला वाला, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट क्यों था उसका मैं बताता हूँ। जब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 - 1 XY, उसके बाद बनेगा 2 4 5 - 6 XY। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड बेस हो गई 3 - 1 2 4 5 - 6। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये मैच कर रहा था, बट यह 5 - 6 नहीं आ रहा था, तो मैंने डी लगा दिया था। बट इसका ऑप्शन बी दिया हुआ था आंसर की में, जिसको बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया था कि इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, तो अदरवाइज़ ये सब यहाँ अगर -6 होता तो ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हो जाती। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो है थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैं डायरेक्टली इसको बताऊंगा कि इसका आंसर, वैसे मैंने इसको अपने टाइम पे छोड़ दिया था। तो इसका जो आंसर है अगर आप पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन जो था आई थिंक सी था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कर्नल वगैरह पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मेरा ये टॉपिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपसे वही डिस्कस करूँगा जो मैं बिल्कुल एक्चुअल बता पाऊँ। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर 9 था 9th का। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने डिस्कस की कि a - λ का डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a - λ क्या होता है, अभी हमने किया भी था। वो डायगोनल एलिमेंट्स में सारे नंबर्स आते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, यानी डायगोनलाइज प्रोसेस भी होता है। तो पूछ रहा है a - λ एक कैसा मैट्रिक्स होगा, तो कहेंगे लैम्डा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये तो बहुत ईजी कुछ होता है। नल स्पेस बोला गया आपको कि ए किसी भी सॉल्यूशन का नल स्पेस कब आएगा, यानी AX = λX नल कब होगा। ऑब्वियसली जब राइट साइड पे नल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह होते हैं 90 डिग्री, तो डॉट पर 0 होगा, ये कह सकते हैं। तो ये दो वेक्टर का डॉट पर 0 होगा तभी वो ऑर्थोगोनल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। 13th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ना आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, मैंने इसका एक ट्यूटोरियल भी बनाया था आइगन वैल्यू पे, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में सारी जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रेस जिसको ट्रेस कहते हैं, ये जो ट्रेस होता है ये सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू जो होता है वो आपका जो होता है वो इस डिटरमिनेंट के इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना था, जब मैं इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बेसिकली यही आ रही है। ठीक है, 2 5 और 4, क्योंकि सम भी ये मैच कर रहा है और प्रोडक्ट भी, क्योंकि ये बेसिकली उसके पीछे रीज़न बताया था, क्योंकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो आइगन वैल्यू डायरेक्टली 2 वो डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ रही है, 2, यानी यही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। तो क्योंकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है 2 5 4। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा था, लार्जेस्ट हमारा 5 है। ओके, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, इसके 3 रूल्स होते हैं कि वैसे तो 2 ही रूल्स जनरली बोले जाते हैं कि एक तो ये, जैसे अगर TA + B है तो T(a + T(b) हो जाता है। दूसरा होता है कि T टाइम्स अल्फ़ा इंटू सम C है तो इसको अल्फ़ा इंटू TC कह देते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जीरो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी T0 हमेशा 0 आना चाहिए। जैसे अल्फ़ा 0 है तो 0 आ जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। T0 हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे कि ये वाले में अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी चेक करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने x और z को 0 0 0 पुट किया तो मेरे पास 0 0 0 आ रहा है, इसमें भी 0 0 0 पुट किया तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी हो रहा है। बट d के अंदर मैं जैसे x और z को 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो 1 रह रहा है, ये कभी 0 नहीं होगा, यानी T0 कैनट भी 0, तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारी गलत है, मतलब डी ऑप्शन हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम कह देंगे यस, दिस इज़ द आंसर। ओके, 15th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इस कि ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसके कितने स्पेसेस बनेंगे अगर आप इसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है, इसके केसेस बना के भी कर सकते हो कि मान लेते हैं कि हमें x0 y0 z0 कोई भी नंबर हो सकता है, उसके 3 केस बनेंगे, या तो x0 होगा 1 डायमेंशन होगी, या y0 होगा, या z0 होगा, या x + ay = 0 होगा, a1 और 2 हो सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे डिस्कशन हो सकता है। नहीं तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है q⁻n - 1/q - 1। यहाँ पे q क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस है, तो
3 हो गया डायमेंशन, उसको 3 एलिमेंट्स है उसके अंदर, तो 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि n हो गई डायमेंशन और q होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा ऊपर 27 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2, तो 26 बाई 2 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। तो इतने हम एलिमेंट्स इसके 1 डायमेंशन सब स्पेस के बना सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं 16 पार्ट। 16 पार्ट भी वही है कि यहाँ पे क्या चेक करना है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा, वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी जो है मेरे पास ये जो यहाँ पे सबसे बन रहा है x1 y0, z कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, यानी यहाँ x तो 1 है, y 0 है और z कुछ भी हो सकता है। तो फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पे भी 0 0 सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये भी इसका सबसेस नहीं है। यहाँ पे भी इसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं करा, जैसे ही मैं x और z को 0 0 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 + 0 + 0 इक्वल नॉट इक्वल टू 3, ये भी नहीं है। अब बसती ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, यहाँ पे 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा सब स्पेस इसके वेक्टर का हो जाएगा, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 0 अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर नो 0 वेक्टर आ रहा है तो वो सब स्पेस ही नहीं होगा, पहली बात याद रखिएगा। तो 0 वेक्टर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 वेक्टर ऊपर वाले में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड में नहीं कर रहा, तो इसलिए ये नहीं है। अब यहाँ पे हमें चेक करने के लिए x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 1 1 1 लेता हूँ तो ये इसका पार्ट है, बट अगर ये वाली प्रॉपर्टी देखें कि t अल्फ़ा इंटू सी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू सी होगा, t अल्फ़ा सी होगा तो अल्फ़ा कैन बी एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो यहाँ पे -1 1 1 1 इसका पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि x बजट पॉजिटिव है, तो यानी ये भी टर्म गई। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, और डी वैसे भी दिख रहा था क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसका सब स्पेस बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। कैसे, x इक्वल टू 2y है, तो x की वैल्यू होगी मेरे पास -2y। दूसरे से आ रहा है कि x इक्वल टू -3z/2 है, तो अगर मैं x y z का टर्म निकालने की कोशिश करूँगा, तो अगर x को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है ना, यानी रेशियो निकालने की बात करूँ, तो x आ रहा है -2y और ये आ रहा है -3z/2, है ना। तो अगर मैं x को लूँ 1 तो y आ जाएगा -1/2 और z आ जाएगा मेरे पास -2/3, तो ये सबस्पेस बन पा रहा है। तो यस, 16 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4D हमारी करेक्ट हो जाएगी, सबस्पेस बन पा रहा है। अदरवाइज 0 नल जरूर देख लेना आप, नल सेटिस्फाई करना चाहिए। 17 क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो जनरली हमारे पास जनरल क्वेश्चन मतलब कैलकुलस जो हमारे कॉलेज लेवल के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म थे। तो 17 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस ट्यूटोरियल में, बाकी फिर मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कोई मैट्रिक्स होता है तो उसमें ये हमारी जो ट्रेस होती है a + b + 3, ये हमारे पास सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है। ठीक है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है, और वो कह रहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज a, यानी ये a दे रखा है हमें और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा AB × 3, यानी 3AB आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, और वो हमें दे रखा है कितना 30। ओके, ये हमें 10 दे रखा है, ये हमें 10 दे रखा है सम, और प्रोडक्ट दे रखा है 30, यानी AB मेरे पास हो गया 10, क्योंकि 3AB 30 था। क्लियर है मेरा लॉजिक कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रेस, और वो दे रखी है 10। तो a + b + 3 इक्वल टू 10 है, तो a + b मेरे पास 7 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज जो है वो दे रखा है 30, वो होता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो आ रहा है 3AB, उसको 30 के को लग दिया, तो AB 10 हो गया और a + b 7 हो गया। हमसे पूछा गया था a² + b² की वैल्यू निकालो। अब a² + b² की जो वैल्यू होगी उसको हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, a² + b² को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो a + b का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर 49 -2ab यानी 20, 49 से 20 गया तो 29 हमारा ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट 17 क्वेश्चन थे। बाकी मैं इसको आगे जैसे टाइम मिलेगा इसको सॉल्व कराऊंगा, आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।